प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021-22 के लिए 29 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया सम्मानित। 6 क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि वाले बच्चों से प्रधानमंत्री ने की बातचीत। उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश दिवस पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रदेश भर में कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। प्रदेश में चुनावी गतिविधियों और राजनीतिक प्रचार में आई तेजी। भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस ने अपनाए प्रचार के नए तरीके। और गणतंत्र दिवस को लेकर प्रदेश में तैयारियां हुई तेज। लखनऊ में गणतंत्र दिवस परेड का हुआ रिहर्सल। सरकारी भवनों को विद्युत झालरों और तिरंगी पट्टियों से सजाया गया। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। उन्होंने देश भर की बेटियों को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने पहली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता बच्चों को डिजिटल प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। 6 श्रेणियों में बच्चों को उनकी साधारण असाधारण उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। विभिन्न श्रेणियों के तहत देश भर में 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्ष 2021 और 22 के लिए चुना गया है। परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री महोदय, मेरा चरण स्पर्श स्वीकार करें। नमस्कार। अभी आप लेखक भी हैं, व्याख्यान भी देते हैं, आपने बालमुखी रामायण भी लिखी है। इतना सारा काम आप कैसे कर पाते हैं? बचपन बचा है कि वो भी चला गया है? सर, ये सब भगवान श्री राम का आशीर्वाद है कि मैं इतना सब कर पा रहा हूँ, क्योंकि सर गीता में ही लिखा है 7वां अध्याय 8वां श्लोक की रसोहंपस कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम रशु, यानी कि मनुष्य में जो सामर्थ्य है वह मैं हूँ। सो इसीलिए ही मैं मानता हूँ कि यह सब भगवान का ही आशीर्वाद है और यह मेरे माता पिता, सारे परिजन और सारे चाहने वालों के आशीर्वाद की वजह से ही मैं कर्मठता से यह सारी चीजें कर पाता हूँ। अच्छा, ये बताइए अभी कि रामायण में के संबंध में लिखने का ख्याल आपको सबसे पहले कब और कैसे आया? सर, इसकी प्रेरणा स्रोत भी कहीं ना कहीं आप ही रहे हैं। लॉकडाउन 2020 में जब हम सभी लोग, खासकर हम बच्चे, पूरी तरीके से हताश हो गए थे, तब आपने टीवी पर रामायण प्रसारित करवाई और जब मैंने रामायण देखी तो मैं रामायण से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ, क्योंकि कहा जाता है नॉलेज इज बेटर कॉट नॉट टॉट। मैंने पहले भी रामायण का श्रवण किया था, पठन किया था, परंतु जब मैंने रामायण को देखा तब मुझे लगा कि भगवान श्री राम का चरित्र आजकल हम बच्चे भूलते जा रहे हैं। सो इसीलिए ही मैंने यह बालमुखी रामायण 250 छंदों में लिखी, ताकि भगवान श्री राम ने रामायण के थ्रू जो आदर्श स्थापित किए हैं, जैसे कि रेस्पेक्ट, आजकल हम लोग पेशेंस बहुत ज्यादा खो देते हैं, तो पेशेंस, ओबीडियंस, तो ऐसे सारे आदर्श हम बच्चे इस रामायण से सीख सकते हैं, अपने जीवन में उतारकर एक आदर्श जीवन जी सकते हैं। और मैंने इस रामायण को 10 भागों में बांटा है। आज उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर चुनावी आचार संहिता का पालन करते हुए प्रदेश के सभी जिलों में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक की पहल पर वर्ष 2018 से प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश राज्य के स्थापना दिवस को मनाने के लिए उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन किया जाता रहा है। उत्तर प्रदेश दिवस पर आयोजनों में कोविड-19 के नियमों का पालन भी किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में सभी जिलों की स्थानीय बोली भाषा में आजादी से जुड़े लोकगीतों का गायन, आजादी की गाथाओं पर आधारित नाटक या नृत्य नाटिकाओं का मंचन तथा प्रदेश की समृद्धशाली संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर के शहीद स्मारकों और पर्यटन स्थलों पर आधारित ऑनलाइन फोटोग्राफी और पेंटिंग प्रतियोगिता भी किशोर और युवा वर्ग की भागीदारी के साथ आयोजित की जा रही है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की बधाई दी है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश दिवस पर राज्य के सभी निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। भारत के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और राजनीति में उत्तर प्रदेश के मेहनती और प्रतिभाशाली लोगों ने प्रभावशाली योगदान किया है। मेरी कामना है कि यह राज्य विकास और समृद्धि के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य के अपने सभी भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। यह प्रदेश भारत की प्रकृति, संस्कृति और संस्कारों का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले 5 वर्षों में यहां अभूतपूर्व काम हुआ है। ये राज्य प्रगति के पथ पर नया इतिहास लिखता रहे, ये मेरी कामना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में प्रदेशवासियों से सुरक्षित, समृद्ध उत्तर प्रदेश बनाने के संकल्प में सहभागी बनने का आह्वान किया है। तिहत्तरवें उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। एक सुरक्षित, समृद्ध उत्तर प्रदेश बनाने का जो संकल्प है, इस संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान भी करता हूं। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश में बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2008 में की थी। इस दिन आयोजित कार्यक्रमों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बालिकाओं के लिए स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देश में लड़कियों की साक्षरता दर, उनके साथ भेदभाव, कन्या भ्रूण हत्या एक बड़ा मसला रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं को बधाई देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वुमेन डेवलपमेंट की सोच को वुमेन लेड डेवलपमेंट के संकल्प में बदला है और अवसरों के द्वार खोले हैं। आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस में मैं देश के गौरव, भारत की हर बेटी को शुभकामना देता हूं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर अपने ट्वीट संदेश में कहा कि सशक्त भारत के निर्माण में हमारे देश की बेटियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के में सरकार बेटियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सभी बेटियों को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब बात करते हैं चुनावी सरगर्मी की। चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जोरों पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, मुख्तार अब्बास नकवी समेत भाजपा के दिग्गज नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में 5वें और 6ठे चरण के लिए बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए एक बैठक हुई है। कड़ाके की ठंड में यूपी का सियासी पारा तेजी से चढ़ रहा है। कोविड के चलते भले ही रैलियों पर रोक लगी हो, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता घर घर जाकर अपनी पार्टी और उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, राज्य के उप मुख्यमंत्री हो या प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, हर कोई लोगों तक पहुंचकर पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गाजियाबाद और साहिबाबाद विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में डोर टू डोर कैंपेन किया। योगी आदित्यनाथ ने दोपहर में साहिबाबाद के मोहन नगर इलाके में डोर टू डोर कैंपेन किया। बाद में उन्होंने साहिबाबाद के प्रमुख सामाजिक व्यक्तियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने कहा कि कोरोना कालखंड में कांग्रेस, सपा और बसपा मैदान से गायब थी। सिर्फ केंद्र और प्रदेश सरकार या बीजेपी के कार्यकर्ता एक एक लोगों का जीवन बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। जो संकट के समय आपका साथी नहीं, तो उस व्यक्ति को आप चुनाव के समय अपना साथी कैसे चुन सकते हैं? 2017 के पहले बिजली आती ही नहीं थी। जो आज कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, इनसे पूछना चाहिए, बिजली जब आती ही नहीं थी तुम बिजली ही नहीं देते थे, तुम तो अंधेरे में रहने के अभ्यस्त थे, क्योंकि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है। दोपहर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के नगर निगम ऑडिटोरियम नेहरू नगर में घर घर संपर्क करके चुनाव प्रचार किया और गाजियाबाद के प्रमुख सामाजिक व्यक्तियों के साथ चर्चा की। फर्क साफ है,
वे दंगाइयों को, माफियाओं को, अपराधियों को प्रश्रय देते थे तो दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, अराजकता फैलती थी, हर व्यक्ति असुरक्षित होता था। आज अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने गौतम बुद्ध नगर में विभिन्न सामाजिक वर्ग के लोगों के साथ बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने देवबंद में घर घर संपर्क करते हुए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने देवबंद में प्रमुख सामाजिक व्यक्तियों के साथ बैठक की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर ने लखनऊ में डोर टू डोर कैंपेन किया। उनके साथ अपर्णा यादव, अदिति सिंह, प्रियंका मौर्य और लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया भी थी। इस मौके पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बेटी और बहू भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही सुरक्षित है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि इन लोगों के प्रत्याशियों की सूची में ऐसे नाम शामिल हैं जो बड़े अपराधी हैं और इसी से पार्टी का चरित्र उजागर होता है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के ब्रांड एम्बेसडर माफिया हैं। उत्तर प्रदेश में मातृशक्ति, उत्तर प्रदेश की बहु बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और मैं तो ये कहूंगा, ये 5 वर्षों में योगी जी ने जो किया, अपराधियों, दंगइयों, माफियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम, इससे महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। लखनऊ में बीजेपी के यूपी कार्यालय में आयोजित स्वागत समारोह में नारी शक्ति का सम्मान करते हुए पार्टी ने अपर्णा यादव, अदिति सिंह और प्रियंका का स्वागत किया। इस मौके पर अपर्णा यादव ने कहा कि मैंने बीजेपी को राष्ट्रवाद के कारण चुना है। इस पार्टी को राष्ट्रवाद की वजह से चुना है। मैं ये गर्व के साथ बोलना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है इसके संस्कार को बिल्कुल सिंचित करके आगे बढ़ाया है। इधर दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में यूपी के 5वें छठे चरण को लेकर बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में पार्टी के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। लखनऊ ब्यूरो के साथ डीडी न्यूज, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि प्रदेश की जनता भाजपा की सरकार को भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापस लाएगी। आज लखनऊ में पत्रकार वार्ता में संबित पात्रा ने कहा कि मोदी और योगी के नेतृत्व में राज्य के विकास की गति तेज हुई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि 50 से अधिक केंद्रीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पाकिस्तान परस्ती का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सपा अध्यक्ष पाकिस्तान को अपना दुश्मन न मानते हुए भाजपा को अपना दुश्मन बताते हैं। हर समय जिस प्रकार पाकिस्तान भारत के ऊपर षड्यंत्र के अंतर्गत आतंकवादी हमले करता है, क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं? आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है, जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। आज सुबह का आप देख लीजिए संदेश योगी आदित्यनाथ जी का क्या संदेश है। स्थापना दिवस के अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी का एक ही संदेश है और वो संदेश विकास है। किस प्रकार अर्थनीति आगे बढ़ी है उसका है। और आज स्थापना दिवस के अवसर पर एक ही संदेश अखिलेश यादव जी का है जो अखबार की सुर्खियां बन के छपी है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान को लेकर कौन आया? पाकिस्तान को लेकर अखिलेश आया। जिन्ना को लेकर कौन आया? जिन्ना को लेकर अखिलेश आया। चुनावी समर में राजनीतिक बयानबाजी तेज है। कल बसपा सुप्रीमो भी चुनावी परिदृश्य में सक्रिय नजर आई। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर हमला बोला। वहीं समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग की है। 5 राज्यों के चुनावी समर में तेज हुए आरोपों के बाण मैदान में एक दूसरे को पटकनी देने के लिए एक तरफ जहां जुबानी जंग को धार दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर वर्चुअल और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के सीएम उम्मीदवार को लेकर दिए गए बयान को वापस लेने पर कांग्रेस पर जमकर बरसी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा,
यूपी विधानसभा आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी ज्यादा खस्ताहाल बनी हुई है कि इनकी सीएम के उम्मीदवार ने कुछ घंटों के भीतर ही अपना स्टैंड बदल डाला। ऐसे में बेहतर होगा कि लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब न करें, बल्कि एक तरफा तौर पर बीएसपी को ही वोट दें। बीजेपी ने इस मामले में प्रियंका पर निशाना साधा है। कभी ये लोग कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। खुद ही इनकी पार्टी में कुछ डिसाइड नहीं है कि क्या हमारी रणनीति है, कौन चुनाव, किसके चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। कल को मान लीजिए अगर अच्छी सीटें आती हैं, जो फर्स्टली आनी ही नहीं है, तो कौन हमारा मुख्यमंत्री चेहरा बनेगा। मतलब देयर इज नो हेड और टेल। कोई बहुत भयंकर लीडरशिप क्राइसिस है इस पार्टी में। इस बीच समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न समाचार चैनलों पर प्रसारित किए जा रहे ओपिनियन पोल के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इस तरह के ओपिनियन पोल का प्रसारण किया जाना आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। बीजेपी के आगरा के फतेहाबाद विधायक रहे जितेंद्र वर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सपा का दामन थाम लिया है। बहरहाल हर पार्टी चुनावी मैदान में ताल ठोकने के साथ साथ जीत का दावा भी कर रही है। जनता इन्हें खामोशी से देख रही है। उसे इंतजार लोकतंत्र के पर्व के उस दिन का है जब वो इनकी किस्मत को ईवीएम में कैद करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर के गांव दनियापुर और शंकरपुर में आयोजित चौपाल पर चर्चा के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर मोदी योगी हैं, जो राज्य और लोगों की सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन की गारंटी है। उन्होंने कहा कि इस MY फैक्टर ने प्रदेश में तुष्टीकरण के सियासी छल को समावेशी विकास के राष्ट्रवादी बल से ध्वस्त किया है। इस अवसर पर नकवी ने भाजपा के पन्ना प्रमुखों, बूथ प्रमुखों, किसानों, ग्रामवासियों से भी भेंट की। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार का MY फैक्टर। कभी MY फैक्टर जो है वो सांप्रदायिकता और संकीर्णता की पहचान होता था। आज MY फैक्टर जो है वो उत्तर प्रदेश के लोगों की समृद्धि, सुरक्षा और सुशासन का प्रतीक है। और ये MY फैक्टर मोदी और योगी का है। M से मोदी और Y से योगी। और इस MY फैक्टर ने अगर आप देखें तो पिछले 5 सालों में 3B ब्रदरहुड, बेईमानों, बाहुबलियों और बलवाइयों का बंटाधार किया है और उत्तर प्रदेश के लोगों को शांति के साथ, सुकून के साथ और समृद्धि के रास्ते पे खड़ा किया है। और यही आज जो है वो उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और लोगों में जो विकास और विश्वास और सुरक्षा और सुशासन का माहौल है वो और मजबूत होगा। देश की आधी आबादी जिस तरह चुनाव आयोग के द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आगे आ रही है, उससे लग रहा है कि इस बार मतदान प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी रहेगी। आजमगढ़ की महिलाएं चुनाव प्रक्रिया में अपनी महती भूमिका को लेकर खासी उत्साहित नजर आ रही हैं। प्राथमिक महिला शिक्षक संघ की महिला अध्यक्ष शिखा मौर्य ने कहा कि 21वीं सदी में हर क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता बढ़ रही है, उसी तरह इस बार मतदान में भी देखने को मिलेगी। वहीं ग्रामीण शिक्षिका शालिनी राय ने कहा कि इस बार आधी आबादी के लिए जो अलग से बूथ आदि की व्यवस्था हो रही है, उससे निश्चित ही महिलाओं का मतदान बढ़ेगा। ब्यूटी पार्लर की संचालिका प्रीति ने बताया है कि मतदान करने से महिलाओं का मान सम्मान बढ़ता है, इसीलिए हम सभी को मतदान करना चाहिए। जैसा कि हमारे देश में आधी आबादी तो महिलाओं की है और इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो महिलाओं के लिए अलग से बूथ बनाने की योजना बनाई है, इससे मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आगे आएंगी, मतदान देने के लिए सक्रिय होंगी, अपना 100% देंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को सजेस्ट करेंगे कि आप लोग मतदान करिए और मतदान करने से ही हम लोग का एक अलग मान सम्मान और अलग तरीके से बढ़ोतरी होगी। मतदान को लेकर मुझे बस इतना कहना है कि 21वीं सदी में जहां हर क्षेत्र में महिलाओं की प्रतिभागिता बढ़ रही है, एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर महिलाओं का जो होना चाहिए जितनी भूमिका, वहां मुझे लगता है वो थोड़ी कम हो रही है और वो क्षेत्र है मतदान का। जबकि मतदान पर हमारा आने वाला कल निर्भर करता है और हमारा भविष्य भी निर्भर करता है। मतदान हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है महिलाओं को और हम आह्वान करते हैं आधी आबादी को कि मतदान के दिन बाहर निकलें और हमें ये जो विधिक और संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ है
मतदान का इसका उपयोग करके हम एक सशक्त उम्मीदवार चुने ताकि हम एक सशक्त सरकार बना सकें। कन्नौज जिले में 20 फरवरी को तीसरे चरण में मतदान होना है। भाजपा ने तिरवा और छिबरामऊ विधानसभा से मौजूदा विधायक कैलाश राजपूत और अर्चना पांडे को टिकट देकर दोबारा प्रत्याशी बनाया है। कन्नौज सदर विधानसभा सीट से भाजपा ने हाल ही में पार्टी में शामिल हुए पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण को टिकट देकर उन पर भरोसा जताया है। उधर सपा नेता अनिल दोहरे का कहना है कि जनता कन्नौज की तीनों विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को ही वोट देकर जिताएगी, जबकि बहुजन समाज पार्टी के नेता अमर सिंह फौजी का कहना है कि जनता 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा को वोट देकर जिताने का काम करेगी। मुझे लगता है कि ऐसा कहना गलत होता है कि कोई राजनीतिक गढ़ किसी का है, क्योंकि आज मतदाता नागरिक बहुत परिपक्व हो चुका है और वो हर बार अपना निर्णय स्वतंत्र रूप से लेता है और जो वोट बैंक की राजनीति पीछे की गई है वो अब टूटी है और इस चुनाव में आप देखेंगे वो पूरी तरीके से टूट जाएगी। कोई भी वोटों की ठेकेदारी अब नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रचार जो है वो एक व्यक्ति के सम्मान करते हुए है और आप देखेंगे कि किसी प्रकार का कोई वोट बैंक या किला ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं और लोग स्वतंत्र होकर वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी के अच्छे काम जो है उसका समर्थन करेंगे। यहाँ की जनता सदैव समाजवादियों के पक्ष में मतदान करती रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में किन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में जनता आ गई थी, तो वो वोट कर गए, तो कुछ वोटों से सांसद सीट को हारना पड़ा और आज वही जनता पछतावा कर रही है, देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यकाल में कोई ऐसा एक काम नहीं कराया जो जनता, कन्नौज की जनता कह सके कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये काम हुआ है। कन्नौज की जनता तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगी। सपा ने यहाँ 25 साल से लगातार विधायक बने रहे, उन्होंने जनता इनसे नकार रही है, जनता का कोई इन्होंने काम नहीं किया। अच्छा, भाजपा भी यहाँ से रही है कभी? भाजपा 2 बार भाजपा रही हुई और 5 बार सपा रही हुई। उसके बाद में जनता को कोई काम नहीं हुआ। अब की बार बहुजन समाज पार्टी के लिए करने के लिए जनता सब संघर्ष में है और सब इसमें कार्यकर्ता का जो यहाँ से टिकट मिली तो इसको कार्यकर्ता के दौर पर सब लड़ा के इसको पार करेंगे, इसको जिता के लाएंगे नंबर 1 से। कोरोना की रोकथाम के उद्देश्य से आज से विशेष महत्वपूर्ण अभियान प्रारंभ हो रहा है। 29 जनवरी तक के इस प्रदेशव्यापी अभियान के दौरान आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की टीम घर घर दस्तक देगी और लक्षण युक्त तथा संदिग्ध मरीजों को निःशुल्क मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में कोरोना की स्थिति और इस पर नियंत्रण के उद्देश्य से टीम 9 की बैठक में लिए निर्णयों के अनुसार अभियान के दौरान ही आवश्यकता अनुसार लोगों के टेस्ट भी किए जाएंगे और टीकाकरण से वंचित लोगों को चिन्हित कर तत्काल उन्हें टीकाकरण किया जाएगा। ये भी फैसला किया गया है कि नियमित टीकाकरण से छूट गए नवजात बच्चों को भी विशेष अभियान के दौरान लाइन लिस्टिंग की जाएगी। इस अभियान की शासन स्तर से दैनिक मॉनिटरिंग की जाएगी। बैठक में बताया गया है कि विगत 24 घंटे में 1,86,000 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 11,159 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इसी अवधि में 10,836 लोग उपचारित होकर कोरोना मुक्त भी हुए हैं। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन और टीकाकरण कोरोना से बचाव का सबसे सहज माध्यम है, इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। गणतंत्र दिवस को लेकर प्रदेश में तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में आज विधानसभा के सामने गणतंत्र दिवस की परेड का रिहर्सल किया गया। परेड में अलग अलग तरह की झांकियां शामिल थी। गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकारी भवनों में विद्युत झालरों और तिरंगा पट्टियों से भव्य मनमोहक सजावट की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान किए।
नेताजी को उनकी 125वीं जयंती पर देश की ओर से याद करने की अगुवाई की खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रधानमंत्री ने नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। ये होलोग्राम प्रतिमा 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी है। जिन्होंने भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित किया था, हमारे उन नेताजी की भव्य प्रतिमा आज डिजिटल स्वरूप में इंडिया गेट के समीप स्थापित हो रही है। जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। नेताजी की 125वीं जयंती पर केंद्र सरकार ने कई बड़ी पहल की है। अब गणतंत्र दिवस समारोह पराक्रम दिवस यानी नेताजी की जयंती से शुरू हो रहा है। पीएम ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा और कहा कि स्वाधीनता संग्राम में लाखों लाख देशवासियों की तपस्या शामिल थी, लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिशें हुई। ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। स्वाधीनता संग्राम में लाखों लाख देशवासियों की तपस्या शामिल थी, लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिश हुई। लेकिन आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है, ठीक कर रहा है। पीएम ने कहा कि आज हमारे सामने आजाद भारत के सपनों को पूरा करने का लक्ष्य है। हमारे सामने आजादी के 100 साल से पहले नए भारत के निर्माण का लक्ष्य है। नेताजी सुभाष कुछ ठान लेते थे तो फिर उन्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। हमें नेताजी सुभाष की कैन डू, विल डू स्पिरिट से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। पीएम मोदी ने इस मौके पर 2019, 2020 और 2021 और 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिए। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में देश में व्यक्तिगत स्तर पर तथा संगठनों के अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचान देने और उन्हें सम्मानित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से वार्षिक पुरस्कार स्थापित किया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2005 में पूरे देश के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया और एनडीआरएफ को मजबूत कर उसका आधुनिकीकरण किया। हमने रिलीफ, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन उस पर जोर देने के साथ साथ ही रिफॉर्म पर भी बल दिया है। हमने एनडीआरएफ को मजबूत किया, उसका आधुनिकीकरण किया, देश भर में उसका विस्तार किया। उत्तर प्रदेश में जो नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं उनमें भी आपदा प्रबंधन से जुड़ी बारीकियों को प्राथमिकता दी गई है। आपात स्थिति में एक्सप्रेस वे विमान उतरने के काम आ सके, इसका भी प्रावधान किया गया है। देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अतुलनीय योगदान देने वाले नेताजी का पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित रहा। ऐसी महान विभूति की 125वीं जयंती के मौके पर देश पराक्रम दिवस मनाकर उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। सुधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।